चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है। यानी कि एक मिनट में मानव का जो हार्ट है, हृदय है, वो कितनी बार धड़कता है। अपनी भाषा में बोले तो यानी कि एक मिनट में मनुष्य का जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है, तो 72 टाइम्स धड़कता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, यानी कि 72 टाइम्स पर मिनट धड़कता है। अब क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य की श्वसन दर क्या है। श्वसन दर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। श्वसन दर क्या है, श्वसन दर क्या है, यानी कि एक मिनट में कितनी बार सांसें लेता है मनुष्य का हृदय। तो ये लेता है एक मिनट में लगभग लगभग 16 से 18 सांसें लेता है। तो मनुष्य की जो श्वसन दर है वो कितनी है, 16 से 18 बार है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना है। मस्तिष्क का वजन कितना है, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस और आपको बताते चलूंगा। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना है, यानी कि आपके जो सिर होता है, हेड का वजन कितना होता है, ये होता है 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। यानी कि लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, जैसे ये मान लो कि ये मनुष्य का मस्तिष्क है, इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा भाग यहाँ पर होता है प्रमस्तिष्क। इसे बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं इंग्लिश में। और सबसे बड़ा भाग होता है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं। स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं, तो रक्त का दाब, ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा उसे मापा जाता है। अब दाब को किससे नापते हैं, दाब को किससे मापते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में कि विद्युत धारा विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो इसे मापा जाता है एम्पियर में। किस में मापा जाता है, एम्पियर इसकी यूनिट होती है, सॉरी, और इसको मापा जाता है अमीटर में। किस में मापा जाता है, अमीटर में मापा जाता है। विद्युत धारा को अमीटर के अंदर मापा जाता है और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, तो रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी, और कब की थी, 1902 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1902 ईस्वी में की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर कि डायबिटीज़ की खोज किसने की थी। डायबिटीज, जो मधुमेह का रोग होता है, डायबिटीज होती है, इस डायबिटीज की खोज किसने की थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, डायबिटीज की खोज किसने की थी, तो ये की थी बेटिंग ने। किसने की थी, वेटिंग ने की थी। वेटिंग, वेटिंग ने खोज की थी, डायबिटीज मधुमेह के रोग की खोज की थी। और ये किसकी कमी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण होता है डायबिटीज नामक, मधुमेह नामक रोग। एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम के लिए, यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैजा का जो टीका होता है, हैजा का जो टीका होता है, हैजा का जो टीका लगता है उसकी खोज किसने की थी। हैजा के टीके की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी आपकी रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने खोज की थी। रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने खोज की थी, हैजा के टीके की खोज की थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। समुद्र का जो जल होता है, सी का जो वाटर होता है, वो ब्लू यानी कि नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए समुद्र, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, नदी में तैरना आसान होता है या समुद्र में तैरना आसान होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि नदी के पानी में तैरना आसान होता है या समुद्र के वाटर में तैरना आसान होता है।
तो देखिए कई लोग इसमें नदी लगा देंगे आंसर, लेकिन नहीं, समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र के अंदर जो लवणता होती है, लवणता जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि जो समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो ज़्यादा होती है। इस कारण समुद्र में तैरना आसान होता है और नदी में तैरना थोड़ा सा कठिन माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी, पारदर्शी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जब कोई लाइट रे आए तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए। मान लीजिए कि इधर निकल गई है, मैंने बीच में कांच लगा दिया, ये कोई कांच का लगा दिया, ट्रांसपेरेंट कांच लगा दिया, ऊपर से लाइट रे आई और वो निकल गई, तो क्या होगा? ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मेटल बोलेंगे, सॉरी ट्रांसपेरेंट होगा ये। और दूसरे माध्यम में निकलना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकलना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। ओके, तो ये अपने रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? रंगों में विभक्त हो जाता है। तो यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे आपने प्रिज्म के रूप में देखा होगा, श्वेत प्रकाश जो किरण होती है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है बेबग्योर में, तो वही प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? जो प्रोटीन होता है वो किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथोलॉजी। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट माना जाता है। ओके, चलिए उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इकोस्टिक्स, इकोस्टिक्स, इकोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? इकोस्टिक्स, तो इसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का अध्ययन किया जाता है इकोस्टिक्स में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर में अध्ययन किया जाता है रेशम उत्पादन का। किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि रेशम के उत्पादन का अध्ययन सेरीकल्चर के अंदर किया जाता है। कल एक क्वेश्चन आया था, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? याद करो, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। एक क्वेश्चन और आया था कल कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन है एथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है, यानी कि जानवरों का जो बिहेवियर होता है उसका अध्ययन किया जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुव तारा, पोलर स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? देखिए, जो ध्रुव तारा है, कहानी तो बहुत बढ़िया है लेकिन मैं इसको यहीं पर बताता हूँ। जो ध्रुव तारा है वो एक ही स्थान पर दिखाई देता है, लेकिन जो अदर स्टार्स हैं, और स्टार्स हैं, यानी कि जो दूसरे स्टार्स हैं वो अलग अलग जगह पर भी दिखाई देते हैं। तो इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। जो ध्रुव तारा है, जो पृथ्वी, मान लीजिए ये कोई अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ की जो घूर्णन होती है, घूर्णन का मतलब समझते हो आप? खुद भी घूमे, खुद भी घूमे और किसी का चक्कर भी लगाए तो क्या कहलाएगा? घूर्णन कहलाता है। खुद भी घूमे, खुद भी गोल गोल घूमे और किसी का चक्कर भी लगाए तो इसे घूर्णन बोलते हैं। तो ध्रुव तारा का पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना ही इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मानव हृदय में सामान्य प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो ये क्वेश्चन अभी किया था, 72 टाइम्स इसका, 72 टाइम्स, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मानव का हृदय। ओके, चलिए, तो इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि लाल रक्त कण का निर्माण, जो रेड सेल्स होती हैं, रेड सेल्स होती हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। रेड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में रेड सेल्स का निर्माण होता है। कहाँ होता है रेड सेल्स का निर्माण? अस्थि मज्जा में
निर्माण इसका होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, रेड सेल्स का जो जीवन काल है, यानी कि ये कितने दिन तक जीवित रहता है, तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको, 20 से 120 दिन तक ये जीवित रहता है। लाल रक्त कणिकाएं इनको बोला जाता है। अब लाल रक्त कणिकाएं 20 से 120 दिन तक जीवित रहती हैं, तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। सिर्फ और सिर्फ कितने दिन का जीवन काल होता है, 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को। और जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाओं को एरीथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरीथ्रोसाइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि लाल रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं? एरीथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, मैंने आपसे पहले ही बोला था, मात्र और मात्र 25 से 30 मिनट की वीडियो के अंदर आपको कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन करा दूंगा। तो आप डेली देखिए, आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिग्नोमेनोमीटर नाम, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, हाँ रिपीट हो गया। चलिए 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोमल क्या होता है? कैलोमल क्या होता है? देखिए, ये होता है मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है, इसका जो रासायनिक सूत्र है ये होता है आपका Hg2Cl2। मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 कैलोमल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलोमल। यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि भुजे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? भुजे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। यह कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फेरस सल्फेट का सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। क्या होता है? FeSO4 7H2O किसका सूत्र होता है? फेरस सल्फेट का सूत्र होता है। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। आपको बता दूं, जो Hg होता है, Hg जो होता है ये होता है पारा। और ये जो पारा होता है ये द्रव अधातु होती है। क्या होती है? द्रव अधातु होती है। ओके, और जो S होता है ये होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फर होता है। Hg पारे का परमाणु क्रमांक होता है 80 और सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 16। तो Hg और S यानी कि मरकरी यानी कि पारा और सल्फर मिला के क्या बना देते हैं? सिंदूर बना देते हैं। और इसी को मर्क्यूरिक सल्फाइड कहा जाता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठा सोना। झूठा सोना कहलाता है, ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसे झूठा सोना कहते हैं? इसको एक और बोलते हैं बेवकूफ़ों का सोना। बेवकूफ़ों का सोना, इसका दूसरा नाम है बेवकूफ़ों का सोना। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। पिछली बार ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और SSC MTS के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि बेवकूफ़ों का सोना किस तत्व को कहा जाता है। तो ये DRDO में भी आ सकता है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड क्या कहलाता है? बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है, आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। जो पैंक्रियाटिस जूस है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है पैंक्रियाटिक जूस में। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। देखिए, सबसे पहले समझिए उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट।
उत्प्रेरक का कार्य होता है, जैसे आपके और पास आपने देखा होगा कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो खुद न लड़े, जो खुद न लड़े लेकिन दूसरों को उकसा के लड़वा दे, जो खुद ना लड़े दूसरों को उकसा के लड़वा दे, ऐसा व्यक्ति कहलाता है उत्प्रेरक। तो मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है, हम इसमें रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ये जो बर्तन है ये खुद तो शामिल नहीं होगा लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को करने में सहायक हो, तो ये बर्तन क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक कहलाएगा, कैटालिस्ट कहलाएगा। तो उत्प्रेरक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्लियर कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक होता है जो खुद क्रिया में भाग ना ले और क्रिया को संपन्न कराने में क्या करे? उसकी सहायता करे। तो इसका सही उत्तर क्या है? पेप्सिन नामक एंजाइम होता है। पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो पेप्सिन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रो डी क्या है? एस्ट्रो डी क्या है? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्स रे उपग्रह। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्ट्रो डी क्या होता है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाले जापानी एक्स रे का उपग्रह। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट है गॉइटर नामक रोग। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए, आपने जैसे आप घर पे खाते हो, नमक खाते हो, सोडियम क्लोराइड खाते हो, नमक खाते हो, तो आप जैसे समुद्र में से नमक आए निकल के, तो आप डायरेक्टली उसे खा लोगे? नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि उसमें आयोडीन की कमी होती है। क्या होती है? आयोडीन की कमी। तो उसमें आयोडीन मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है? कि गॉइटर नामक रोग ना हो आपको। ओके, तो अगर आप सीधा सीधा जैसे समुद्र में से जो नमक निकल के आता है, सिंपली आप उसी को ले आए और उसको खा लिया, तो उससे बीमारी बढ़ने के चांसेस होते हैं, गॉइटर नामक बीमारी। तो इसी वजह से उसमें क्या मिलाया जाता है? आयोडीन मिलाया जाता है। तो गॉइटर नामक बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण होती है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। याद कर लो, वायरो से वायरस। ओके, तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम विटामिन के बारे में समझते हैं। विटामिन जो शब्द है, विटामिन शब्द की खोज की थी 1911 में। 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। इसको कम्प्लीटली मैं आपको बताने वाला हूँ। 1911 में विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पर विटामिन सी का नाम है, तो विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो विटामिन सी की खोज की थी हलकट ने। वैज्ञानिक है, उन्होंने खोज की थी। तो याद कर सकते हो, सी से हो गया चल, अरे CHAL, चल, और हलकट, तो आप बोलते हैं चल हलकट, चल हलकट। तो याद हो गया, विटामिन सी की खोज किसने की थी? हलकट ने की थी। विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। अब क्वेश्चन बनता है, विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की और बी की खोज की थी मैकमुलन ने। किसने खोज की थी? मैकमुलन ने खोज की थी विटामिन ए और बी की। याद हो रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ओके, चलिए, जो विटामिन ए है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है और विटामिन डी है। ओके, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है। तो आपको याद हो गए होंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ऐसे ही विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टैकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ओके, अब किसके कारण कौन सी बीमारी होती है उसको भी समझ लेते हैं। तो विटामिन जो ए होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ए के कारण आपको पता है रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा? रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी के कारण आपको पता है बेरीबेरी नामक रोग होता है। बेरीबेरी
विटामिन सी के कारण आपको पता है स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी के कारण भी आपको पता है कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, सूखे का रोग होता है, गले में होता है ये रोग। ओके। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ई के कारण और के कारण क्या होता है। तो जो विटामिन ई है, विटामिन ई के कारण जो रोग होता है ये होता है नपुंसकता या वंध्यता का रोग होता है। वंध्यता का रोग होता है। नपुंसकता और वंध्यता नामक रोग किसके कारण होता है? विटामिन ई के कारण होता है। और विटामिन के कारण होता है कौन सा रोग? खून का थक्का, रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का ना बनना, यानी कि रक्त एक ही जगह पर इकट्ठा नहीं होता है। ओके, तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? जो सामान्य व्यक्ति है उसका डायस्टोलिक अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। ये कोई प्रिज्म है। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो ये होता है, जैसे मान लीजिए वायु है तो इसे बोलते हैं विरल माध्यम, और ये होता है सघन माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है, यहाँ पे थोड़ा सा अविलंब सा होता है, और फिर विरल से सघन में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। इस तरीके से होता है ये। ओके, ऐसे। ओके, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। 7 रंगों में। कितने रंगों में? 7 रंगों में। VI G V बाई O और R, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम विचलन किसका होता है? रेड कलर का होता है। तो सबसे, इसने पूछा है श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम पूछे तो रेड कलर का विचलन सबसे कम होता है। ओके, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके हो गए, 2 क्वेश्चन रह गए थे यहाँ पे। चलिए, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। और न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो देखिए इसको समझ लीजिए, न्यूटन प्रति किलोग्राम इसने बोला है, तो इसका आंसर है त्वरण। त्वरण कैसे आंसर है वो समझिए। F=, होता है ma, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो A= निकलेगा यहाँ से F/m। ओके, तो A= F का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन की ने खोज की थी बल की, और मास यानी द्रव्यमान का मतलब हो गया किलोग्राम। तो न्यूटन पर किलोग्राम किसका आंसर हो गया? त्वरण की यूनिट हो गई, मात्रक हो गया। तो न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण भौतिक राशि का मात्रक है। ओके, अब आपसे पूछा जाता है त्वरण सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो आपको बता दूं, जिन शब्दों के अंदर व आए या व आए वो सभी सदिश होते हैं, इसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं? अदिश होते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राडोथाइल लेड, TeL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे आपने घर पे सिलेंडर होगा, आपके घर पे एक सिलेंडर होगा। ओके, अब इस सिलेंडर से आप क्या बनाते हो? खाना बनाते हो, यानी कि जो चूल्हा जो रख के खाना बनाते हो। ओके, तो इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है वो कौन सी गैस होती है? LPG गैस होती है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है। अब एक बात बताइए, LPG जब ये सिलेंडर लीक करता है, जब ये सिलेंडर लीक करता है तो जो LPG गैस बाहर निकलती है इस सिलेंडर से, तो वो हमें महसूस होने लगती है, यानी कि उसकी एक अलग स्मेल होती है। उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई सिलेंडर क्या हो रहा है, आपका लीक हो रहा है। तो उसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है LPG गैस में जिससे वो स्मेल आती है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में, इस वजह से पूछ रहा हूँ। और ये NTPC में भी पूछा गया है, और ये रेलवे SSC के एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन, LPG में कौन सी गंध मिलाई जाती है ये पूछा जाता है। तो मिथाइल मरकैप्टाइन नामक एक गैस होती है,
सल्फर के यौगिक होते हैं, ये मिथाइल मरकप्टैन यौगिक सल्फर का यौगिक होता है, इसको मिला दिया जाता है जिससे उसके अंदर गंध उत्पन्न हो जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन, अब आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देता हूँ। क्वेश्चन था टेट्राडोथाइल लेड TeL में पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग अप स्फोटन की दर बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। हीरे की चमक होती है, हीरे की चमक होती है, हीरे की चमक होती है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये कोई ट्रांसपेरेंट है, ये कोई ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मान लीजिए कांच का है। तो मैंने बताया था जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ऐसे निकल जाती है। ओके, तो ये इसको बोलते हैं अपवर्तन। मान लीजिए कि इसकी सघनता को बढ़ा दें, वायु, ये वायु है, वायु होती है विरल और जो कांच होता है वो होता है आपका सघन। तो कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसकी सघनता को हम बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। एक स्थिति ऐसी आई, ये आपका नॉर्मल हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो गया, यानी कि जो प्रकाश किरण थी वो इस कांच के बिल्कुल तल से होके निकल गई, यानी कि कितना हो गया, 90 डिग्री कोण हो गया। अब ये प्रकाश किरण इसकी सघनता और बढ़ाई तो ये वापस लौट गई, क्या हो गई, वापस लौट गई। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ओके, जैसे आपने पानी के अंदर देखा होगा, रात को आप पानी में टॉर्च लगा के देखना, आधा प्रकाश बाहर जाएगा, आधा उसके अंदर जाएगा, तो जो बाहर जा रहा है उसका पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो हीरे की चमक किसके कारण होती है, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, तो इसको हाइग्रोमीटर के अंदर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होता है, छोटा। कैसा होता है, वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जो पोलियो का टीका है सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, ये जॉन्स साल्क ने इसको सबसे पहले, जो पोलियो का टीका है सबसे पहले किसने तैयार किया था, जॉन्स साल्क ने सबसे पहले इसको तैयार किया था। चलिए तो एक और क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये कई बार पूछा गया है। आपका ये क्वेश्चन हो गया पोलियो का टीका का सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो जॉन्स साल्क ने इसको तैयार किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो टीबी के कीटाणु होते हैं, टीबी नामक बीमारी होती है, जो टीबी के कीटाणु होते हैं, इनकी खोज किसने की थी? तो इनकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी, जो टीबी के कीटाणु होते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या होता है? मीथेन गैस होती है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। ओके, क्लियर हो गया होगा ये भी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर ग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? जो हाइपर ग्लाइसेमिया रोग होता है वो रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग? हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है ग्लूकोज की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTLV सेकेंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलता है? तो इसके कारण एड्स नामक रोग फैलता है। तो एड्स के कारण कौन से वायरस के कारण फैलता है? HTLV सेकेंड के कारण बोलता है। देखिए अब कोरोना का समय चल रहा है तो इस कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि एड्स नामक जो बीमारी है वो किस वायरस के कारण फैलती है? HTLV सेकेंड नामक रोग के कारण फैलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। अब तो कोरोना नामक बीमारी है, कोरोना वायरस है। इससे पहले एक और आया था प्लग, प्लग की बीमारी आई थी और ये भी एक महामारी फैली थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लग की बीमारी फैली थी तो ये किस वायरस के कारण? तो ये वायरस था पास्चोरेला पेस्टिस। पास्चोरेला पेस्टिस नामक एक वायरस था
इस वायरस के कारण प्लग की बीमारी फैली थी। लगभग आज से 100 वर्ष पहले के करीब की बात है, प्लग की बीमारी फैली थी। ओके, ये भी एक महामारी फैली थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः क्या है, तो एंजाइम जो होता है वो एक तरीके का प्रोटीन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, तो यकृत, लीवर, किडनी में होता है। और लीवर का काम क्या होता है, खून को साफ करने का। लीवर का कार्य क्या होता है, खून को साफ करने का कार्य होता है। लीवर का वजन कितना होता है, लगभग 150 ग्राम के करीब होता है लीवर का वजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र ब्लैक होल किस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो ये सभी को पता है, एस चंद्रशेखर साहब ने इसको क्या किया था, प्रतिपादित किया था। ओके, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। 31 मिनट की ये वीडियो है, 31+ मिनट की वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको मैंने बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ। 25 क्वेश्चंस कराए, लेकिन हर एक क्वेश्चन की 4-5 इन्फॉर्मेशन और दी, तो लगभग 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए इस वीडियो से। ये तीसरा पार्ट था। अगर किसी ने ढंग से पढ़ा होगा तो लगभग 300 क्वेश्चन के करीब उस स्टूडेंट के क्लियर हो गए होंगे और उसे याद भी हो गए होंगे अच्छे से। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।